एक ऑब्जर्वेशन है, तो फाउंडेशन बहुत सारे वीडियोस इंस्टाग्राम पे डालती है और हम जो सोशल मुद्दे होते हैं उस पर भी डालते हैं। जब ये सोशल मुद्दे वाले कमेंट्स होते हैं कोई तो उसमें करीबन 10,000 कमेंट्स आ रहे हैं। अरे आचार्य जी बस मंच से प्रवचन ही देते रहोगे या कुछ करके भी दिखाओगे? अरे आचार्य जी बस एसी हॉल में बैठकर ज्ञान ही बांटते रहोगे या कुछ करके भी दिखाओगे? ये करके भी दिखाना माने क्या होता है? सर बट जो पास्ट में मूवमेंट्स हुए हैं, जैसे इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट रहा है, जैसे राजा राम मोहन राय का मूवमेंट रहा है, जिससे सती प्रथा खत्म हुई, इससे तो चेंज आया है ना सर। देश सुधारने की जरूरत है या पहले समझने की जरूरत है कि खराब हो कैसे गया? तो सर एक्चुअल रेवोल्यूशन कभी आया भी है या फिर कभी आएगा भी? हम बाहर से ये दिखाते हैं रिवॉल्यूशन, क्रांति, सिस्टम को तोड़ दो, उखाड़ दो। जो निकला है क्रांति करने वो उसी सिस्टम की रोटी खा रहा है। उस सिस्टम से आपको इतना कुछ मिला हुआ है, आप कहां से क्रांति कर लोगे उस सिस्टम के खिलाफ? व्यवस्था को दोष देने वाले हम कोई आज की किसी सामाजिक राजनैतिक स्थिति को बदलने का काम नहीं है। ये 20वीं शताब्दियों की आपकी जो मानसिक गुलामी है हम उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो नमस्ते आचार्य जी, आपको देख के सामने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी किताबें पढ़ती हूँ, आर्टिकल पढ़ती हूँ, बट सामने से देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन पूछने का मौका मिला तो और भी प्रसन्न हूँ। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से करी। तो अब हमारी यूनिवर्सिटी में जो हमारा प्रोटेस्ट करने का तरीका है और जो पॉलिटिक्स को लेकर के एक्टिविटी वहाँ पे होती है, मैंने भी करा अपने ग्रेजुएशन में। भूख हड़ताल करना हो, मार्च पर जाना हो या प्रोटेस्ट करना हो। तो अभी जो सिचुएशन चल रहा है एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सही तरीका क्या होगा प्रोटेस्ट करने का, एक सही तरीका या सही मार्ग क्या होना चाहिए, तो आपके नज़रिए में? एक माइक उधर हो, एक माइक इधर हो, डिबेट और ले दनादन, बस यही है। तो डिबेटिंग नहीं, डिबेटिंग नहीं हो रही है यहाँ पर। देन यहाँ क्या हो रहा है आप बताइए ना। देन कॉन्वर्सेशन भी नहीं हो रहा है। आप यहाँ सीखने बैठे हो, बस यही है जो हम यहाँ कर रहे हैं। इससे बड़ा प्रोटेस्ट इतिहास में नहीं हुआ है। थैंक यू, आई गॉट माय आंसर्स। आप प्रोटेस्ट के नाम पे जो करते आए हो वो बच्चों का खेल है। असली प्रोटेस्ट ये है जहाँ इतिहास की धारा ही बदल दी जा रही है। पर आपके लिए प्रोटेस्ट है ही सिर्फ तब जब नारे लगे, ढपली बजे, किसी को विलन घोषित किया जाए, कहा जाए कि यू कॉज्ड मी हर्ट एंड नाउ यू शैल पे फॉर इट। आपके लिए प्रोटेस्ट तब है। यह है वास्तविक प्रोटेस्ट, यह है आंदोलन, यहां हो रही है क्रांति। पर चूंकि यहां क्रांति उन नामों, उन रंगों, उन लक्षणों के साथ नहीं हो रही है जिनके आप अभ्यस्त हैं, तो आपको समझ में ही नहीं आता कि ये क्रांति। आप भी किसको डिबेट बोल रही थी, कन्वर्सेशन बोल रही थी। ये कन्वर्सेशन नहीं, रिवॉल्यूशन है। कोई सड़क पर जाकर के नारे लगाए तो आपको लग जाता है कि कुछ बदला। यहां घरों के भीतर जिंदगियां बदल रही हैं तो कहीं छपता नहीं ना। कोई मीडिया वाला घुसेगा नहीं किसी किचन में और जाकर के नहीं पूछेगा कि आपकी ज़िंदगी बदली क्या। तो इसीलिए आपको पता ही नहीं लगता। और मीडिया वाला भी क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर ये जाहिर हो जाए कि असली क्रांति तो घरों के भीतर आ रही है, तो मीडिया वाला जो कुछ कर रहा है अपनी मीडियाबाजी के नाम पर, उस पर सवाल खड़ा हो जाएगा कि जब असली क्रांति व्यक्ति के भीतर आती है तो तुम सड़कों पर कहां क्रांतियां खोजने निकल पड़े बंधु। मुझे सड़कों वाली क्रांति से कोई समस्या नहीं है, पर भूलना नहीं कि सड़क पर जो बंदा आता है वो घर से ही तो निकल कर आता है ना। अगर मैंने उसको घर में ही नहीं बदला तो वो सड़क पर क्या बदल गया? जो घर में वैसा ही है जैसा वो सदा से घर में रहा है, जो घर में आज भी वैसा ही है जैसा 1000 साल से वो अपने घर में रहा है, वो सड़क पर क्या बदल जाएगा? तो सड़क वाली क्रांति का क्या मोल है फिर, अगर घर में ही क्रांति नहीं हो रही तो? और घर में क्रांति कैसे होगी अगर दिल में नहीं हो रही है? तो जो दिल में क्रांति होती है उसी का नाम आत्मज्ञान होता है।
नमस्ते आचार्य जी। सर, जब हम रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो मार्क्स का नाम सबसे पहले आता है कि उन्होंने कैपिटलिज्म के अगेंस्ट मार्क्सिज्म रिवोल्ट करने के लिए बोला था वर्कर क्लास को, जिसको उन्होंने बोला था प्रोलेटेरिएट, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट। बट फिर बाद में वो रिवॉल्यूशन कभी आया नहीं, क्योंकि शायद इसलिए क्योंकि वर्कर्स को अपनी स्लेवरी में ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि वो इसलिए परेशान नहीं थे क्योंकि वो एक्सप्लॉइटेड हैं, वो इसलिए परेशान थे क्योंकि वो कैपिटलिस्ट नहीं है। सर, बाद में इन्हीं के जो आगे ब्रांचेस आई, जैसे कि लेनिन आए, फिर उसके बाद यहाँ पे माओ आए, फिर ग्रामसी ने भी बोला था कि रिवॉल्यूशन इसलिए नहीं आया क्योंकि मेंटल लेवल पे नहीं आया। तो सर, लेकिन सबको नाम तो रेवोल्यूशन ही बोला गया। इवन हिटलर ने भी जब आए थे, उन्होंने पावर दी थी, तो उनको भी सब एक मसीहा की तरह ही देख रहे थे और उसको भी रेवोल्यूशन बोल रहे थे। सर, उस टाइम पे वो चीज़ें सही लगती हैं, तभी तो लोगों ने उनको इतना सपोर्ट किया। तो सर, एक्चुअल रेवोल्यूशन कभी आया भी है या फिर कभी आएगा भी, या सिर्फ मेंटल रेवोल्यूशन का कुछ फेस ही नहीं है? रिवॉल्यूशन कोई एक पक्षीय चीज़ थोड़ी ही होती है। रिवॉल्यूशन कोई ऐसी चीज़ थोड़ी होती है कि पानी की सप्लाई है, टंकी से पानी चलेगा, आपके घर आएगा, आप उसे भर लोगे। रिवॉल्यूशन में जो रिवॉल्यूशनरी मासेस हैं उनकी पूरी सहभागिता चाहिए होती है ना। सबसे बड़ा है रिवॉल्यूशन, उपनिषद हैं, तो क्या हो गया? आपको पढ़ना ही नहीं है तो कुछ हो जाएगा? कुछ हो जाएगा क्या? मार्क्स भी क्या है? फिलोसोफर हैं, और मार्क्स ने जो फिलॉसफी दी है उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन, उम्दा, गहरी फिलॉसफी बहुत पहले दी जा चुकी है। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर फिलॉसफी दी जा चुकी है। तो रिवॉल्यूशन कहाँ आ गया उससे? क्योंकि हम रिवॉल्यूशन को बाहर की कोई बात मानते हैं, बाहर परिवर्तन ला देंगे और बाहर के किसी नेता का अनुगमन करके बाहरी परिस्थितियां बदल देंगे, ये रिवॉल्यूशन है। बाहर के किसी नेता का अनुगमन करके बाहरी परिस्थितियां बदल देंगे, ये रिवॉल्यूशन है। वास्तविक रिवॉल्यूशन लाने वाली फिलॉसफीज, आईने तो कब से मौजूद हैं। महात्मा बुद्ध हैं, बहुत बड़ी क्रांति हैं, पर नहीं हो पाए सफल। क्यों नहीं सफल हो पाए? क्योंकि उन्हें कोई अपनी ज़िंदगी थोड़ी रिवॉल्यूशनाइज करनी थी। आपकी ज़िंदगी में रिवॉल्यूशन आएगा नहीं तो आपको तय करना है। वन वे स्ट्रीट थोड़ी है रिवॉल्यूशन। ये बुद्ध की टंकी से पानी चला, आपने भर लिया, ऐसे थोड़ी हो जाती है क्रांति। मार्क्स ने जो बात बोली वो अच्छी बात है, लेकिन बड़ी एक तरफा और बड़ी आधी बात है। उसको सीधे सीधे बोला जाए तो आप ही उससे इनकार कर दोगे कि ये कैसी बचकानी बात है, मैं ही नहीं मानती। वो बोल रहे हैं कि इंसान अपनी क्लास का गुलाम होता है। आपकी पूरी चेतना क्लास कॉन्शियसनेस होती है। आप जिस वर्ग में पैदा हुई हैं, जिस देश में, जिस काल में पैदा हुई हैं, जैसी आपकी परवरिश हुई है, वैसी ही आपकी चेतना हो जाएगी। और अब आप पूरी ज़िंदगी अपनी चेतना के अनुसार ही व्यवहार करोगे। ये कोई बात है? ये कोई बात है? और जो अलग अलग क्लासेस हैं उनमें सदा एक वर्ग संघर्ष रहेगा। आप जिस क्लास की हो और ये जिस क्लास के हैं, वो दोनों क्लासेस अगर मैच नहीं कर रही तो आप में और उनमें सदा एक क्लास स्ट्रगल रहेगी। ये कोई बात है? ये कोई बात है? अभी राजा राम मोहन रॉय किसी ने कहा, और कहा आपने कि सती के उन्मूलन के लिए उन्होंने इतना काम करा, तो क्या वो स्त्री थे? वो स्त्री थे क्या? वो तो अलग क्लास के हैं और ब्राह्मण हैं और एजुकेटेड हैं, उनकी तो क्लास दूसरी है। मार्क्स के हिसाब से तो राजा राम मोहन रॉय को ब्राह्मणवादी सोच का होना चाहिए था और स्त्रियों का शोषक होना चाहिए था। मार्क्स से आप पूछते राजा राम मोहन रॉय, तो मार्क्स कहते ये ब्राह्मण है, ये पुरुष है और ये पढ़ा लिखा है और इसके पास पैसा भी है, तो इसको तो निश्चित रूप से स्त्रियों और शूद्रों का शोषक होना चाहिए। ऐसा हुआ क्या? मार्क्स खुद मार्क्सिज्म के खिलाफ एक प्रमाण है। मार्क्स खुद पढ़े लिखे हैं, तो मार्क्स तो खुद ही फिर एक्सप्लॉइटर क्लास को बिलोंग करने चाहिए ना। मार्क्स ने खुद कभी लेबर नहीं किया। मार्क्स लेबर क्लास के तो है ही नहीं। मार्क्स को तो कमा कमा करके उनके दोस्त देते थे, मार्क्स बैठ के किताब लिखते थे।
तो मार्क्स को तो खुद फिर एक्सप्लॉइटर होना चाहिए, पर मार्क्स तो एक्सप्लॉइटर नहीं थे। तो मार्क्स की जो पूरी बात है क्लास कॉन्शियसनेस की, वो एक सीमित कॉन्टेक्स्ट में तो फिर भी लागू होती है। वो सीमित कॉन्टेक्स्ट क्या है? उस शताब्दी का यूरोप का जो कैपिटलिस्ट फैक्ट्री प्रोडक्शन मॉडल था, वहाँ पर बस उतने पर मार्क्स की बात लागू होती है, उसके आगे मार्क्स की बात लागू ही नहीं होती। संत रविदास हैं, कबीर साहब हैं, एक जूतों का काम कर रहे हैं, एक जुलाहे हैं, तो इनमें इतनी ऊंची चेतना कहां से आ गई? मार्क्स के हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए थी भाई। वो जिस क्लास को बिलोंग करते थे उनको वैसे ही काम करना चाहिए था, तो उन्होंने प्रीस्टली क्लास का काम कैसे कर दिया? उन्होंने प्रीस्टली क्लास का काम कैसे कर दिया? मनुष्य की उन भीतरी अहंकार बैठा है और उसके पास चॉइस होती है। ये बात मार्क्स को समझ में ही नहीं आई। उन्होंने कहा नहीं नहीं, भीतर चॉइस वॉइस कुछ नहीं होती, यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ योर सोशल कंडीशंस। तो फिर मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ? मैं भी क्या कर रहा हूँ बताओ ना। मेरी तो फिर जो सोशल कंडीशंस ये हैं कि हाँ मैं भी पढ़े लिखे घर की पैदाइश हूँ, ब्यूरोक्रेट थे, उसके बाद मैं भी पढ़ लिख गया और मैं भी ब्राह्मण हूँ और पुरुष हूँ, तो मैं फिर ये सब क्या कर रहा हूँ? मेरे मार्क्स के हिसाब से तो मुझे होना ही नहीं चाहिए। मार्क्स के हिसाब से मैं असंभव हूँ। या फिर जो दूसरा निष्कर्ष निकलेगा वो ये है कि मैं भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का एजेंट हूं जो छुप करके स्त्रियों को बर्बाद कर रहा है। ये दूसरा निष्कर्ष निकलेगा। पर फिर अगर ये निष्कर्ष मुझ पे निकलेगा तो यही निष्कर्ष फिर मार्क्स पर भी निकलेगा। यह भी तो हो सकता है कि तुम खुद उस पढ़े लिखे वर्ग के एजेंट थे जिसने मार्क्सिज्म के माध्यम से जो बेचारी वर्किंग क्लासेस थीं उनको बरगलाया। मार्क्स की थ्योरी खुद मार्क्स पर भारी पड़ेगी। बात आ रही समझ में? हाँ, बाहरी जितने भी स्थितियां होती हैं उनका हम पर प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, लेकिन हमारे भीतर भी कोई बैठा हुआ है चुनने वाला। इसीलिए एक ही परिस्थिति का अलग अलग लोगों पर अलग अलग असर मिलता है, क्योंकि भीतर बैठा है कोई जो चॉइस करता है। मार्क्स के पूरे दर्शन में उस भीतर वाले के लिए कोई जगह ही नहीं है, कोई जगह नहीं है। बात आ रही है समझ में? एक सिंपलिस्टिक मॉडल है जिसमें कह दिया गया है ये क्लास ये एक्सप्लॉइटर होती है, एक्सप्लॉइटेड होता है, इनमें ऐसे होगा, फिर रिवॉल्यूशन आ जाएगा और फिर अल्टीमेटली ऐसा ऐसा हो जाएगा। और जो रिवॉल्यूशन वो चाहते थे वो रिवॉल्यूशन भी कभी नहीं आया। इंटरनल रिवॉल्यूशन तो छोड़ दो, एक्सटर्नल रिवॉल्यूशन भी कभी नहीं आया। जब एक्सटर्नल रिवॉल्यूशन भी नहीं आया तो जो बाद के जितने मार्क्सिस्ट थे उन्होंने पैचवर्क करा, पैबंद लगाए। जिन्होंने फिलॉसफी पढ़ी है, मार्क्सिज्म पढ़ा है, वो जानते हैं। तो उन्होंने फॉर एग्जांपल वैनगार्ड इंटेलेक्चुअल की बात करी। उन्होंने कहा देखो वर्किंग क्लासेस में रिवॉल्यूशन लाने के लिए भी जो इंटेलेक्चुअल क्लासेस हैं उसमें से किसी को निकल के आना पड़ेगा। अब ये कौन सी बात हुई? ये तो मार्क्स ने कभी बोला नहीं था, पर ये बाद में पैचवर्क किया गया। हाँ, इस तरह के बहुत सारे पैचवर्क हैं। जैसे जैसे मार्क्सिज्म दिखता गया कि फेल हो रहा है तो बाद के मार्क्सिस्ट इंटेलेक्चुअल्स ने उसको जस्टिफाई करने के लिए कई तरीके के एड ऑन्स लगाए, अपेंडिक्स लगाए मार्क्सिज्म की किताब के पीछे और पन्ने जोड़े, ताकि रहे कि नहीं नहीं थ्योरी अभी साबुत है। वो थ्योरी, किसी भी थ्योरी में अगर मनुष्य की सार्वभौम चेतना और चुनाव के लिए स्थान नहीं है तो वो एक मैकेनिस्टिक थ्योरी है। उसमें फिर मनुष्य को नहीं डिस्क्राइब किया जा रहा, उसमें मशीन्स को और ऑर्डर को डिस्क्राइब किया जा रहा है। प्रेम उदाहरण के लिए मार्क्सिज्म में डिफाइन ही नहीं हो सकता। प्रेम की कोई डेफिनेशन ही नहीं हो सकती वहां पे, क्योंकि वहां तो बस क्लास रिलेशंस हैं। प्रेम कैसे डिफाइन करोगे? और मनुष्य पुरुष और स्त्री के बीच का जो होता है वो तो तुम फिर भी कर लो।
जो मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क है उसमें मैन वुमन रिलेशनशिप को भी ट्रांजैक्शनल मानकर, तो फिर भी आप चलो डिफाइन कर लोगे। लेकिन किसी संत का उसके प्रियतम के प्रति जो प्रेम होता है उसको तुम मार्क्सिज्म में कैसे एक्सप्लेन करोगे? पिया मोरे जागे मैं कैसे सोई रही, अब इसका एक मार्क्सिस्ट एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, है ही नहीं। रूमी जो गा रहे हैं उसका बताइए क्या है, क्या कहा जा रहा है? कुछ नहीं है। उपनिषद जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं तत्वमसि, उसका क्या है? कुछ नहीं। ये सब ऐसे ही है, बेकार की बात है, हटा दो ये सब। वास्तविक रिवॉल्यूशन दो वर्गों के संघर्ष में नहीं होता, वास्तविक रिवॉल्यूशन आत्म संघर्ष में है। हाँ, उस आत्म संघर्ष के बाद अगर किसी बाहर वाले से संघर्ष करना पड़े तो कोई बात नहीं, देख लेंगे, झेल लेंगे, लड़ लेंगे। पर खुद से संघर्ष किए बिना कोई बाहर संघर्ष करने निकल पड़ा है तो खुद को ही धोखा दे रहा है। असली क्रांति यहां से शुरू होती है, और यहां से वो घृणा के तौर पे नहीं शुरू होती, यहां से वो बाहरी बदलाव की मांग के तौर पर नहीं शुरू होती, वो यहां से शुरू होती है खुद को बदलने की चाह से। मैं वैसा क्यों हूं जैसा मैं हूं, और जब आप वैसे नहीं रहते जैसे आप रहे हो तो फिर आपने जैसा तंत्र बाहर बना रखा था आप उसको भी वैसा नहीं रहने देते जैसा वो रहा है। ये है बाहरी क्रांति। बाहरी क्रांति आवश्यक है, पर बाहरी क्रांति को भीतरी क्रांति का अनुगमन करना होगा। भीतर से बदले बिना आप बाहर कुछ बदल ही नहीं सकते। हाँ, कॉस्मेटिक चेंजेस कर लोगे, वो आत्म प्रवंचना है, सेल्फ डिसेप्शन है। और कुछ कह रहे हो आप अभी? माइक दीजिए। तो सर इस पूरी बात से हम ये समझ सकते हैं कि बिना प्यार के रेवोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है फिर तो। यही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। यही है।